नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर चुके थे, टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको बताया था एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज़ क्या क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। और लास्ट वीडियो में मैं आपको एशियाटिक चीता के बारे में भी बताया था कि लेपर्ड में और एशियाटिक चीता में डिफरेंस क्या होता है। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो आइए अब बात करते हैं रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के डिप्लीशन का रीज़न क्या है? जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था, इंसान जो है अपनी ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, पहले तो सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों का कटान करता था, लेकिन अब उसकी ग्रीडनेस इतनी बढ़ गई है कि वो जो है जंगल के जंगल बर्बाद किए जा रहा है। जो उन लोगों एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है उसको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। और इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जो मेन रीज़न है डिप्लीशन फॉरेस्ट का, वो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। और ये जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ होता है, ये किस लिए होता है? ये फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। जो ये वुड मिलती है, इससे अलग अलग तरीके का फर्नीचर बनता है, स्टाइलिश फर्नीचर बनता है। और ये एक तरीके से मतलब बढ़ता ही जा रहा है, कम होने की जगह ये बढ़ता ही जा रहा है। और भी जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, वो भी जो है ह्यूमन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो चुकी है अब इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। और यही एक कारण है जिसकी वजह से, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होने की उसमें श्रेणी में आ चुके हैं। हमें वुड मिलती है, बार्क ऑफ ट्री मिलता है, फॉडर मिलता है। ये सब मैं आपको पिछली डाइज वगैरह, रबर वगैरह, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और मैंने बताया था जो फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा था हिंदुस्तान में, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहुँचा था। दिस वॉज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़, क्योंकि उन लोगों ने क्या करना चाहा यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे। और कहा जाए तो गलत भी नहीं है, उन्होंने डेवलप करवाया था, रेलवे ट्रैक डेवलप करवाया था, एग्रीकल्चरल के उसके लिए, कमर्शियल फॉरेस्ट्री हो गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गया। ये सब उसके रीजंस थे जिन्हें हमने नाम दिया था डेवलपमेंट का। और मैंने ही पिछली वीडियो में भी आपको ये मैं इसीलिए दोबारा से ले रही हूँ ताकि हम टॉपिक पे बने रहें। और मैंने आपको बताया था बीच बीच में जो नदियाँ होती हैं जंगलों के बीच में, उनमें कटान होता है और पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं है तो ये डेवलपमेंट, लेकिन ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म भी पहुंचा रहा है। ठीक है। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अब आप लगा सकते हैं कि कितना फॉरेस्ट क्लियर किया गया, चाहे वो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट हो या कोई सा भी वैली प्रोजेक्ट हो, उसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए कितना जो है फॉरेस्ट को नुकसान हुआ है। और उसके अलावा माइनिंग भी एक फैक्टर है जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। और इसका एक एग्जांपल इन्होंने टाइगर रिजर्व के बाद जो वेस्ट बंगाल में है उसका दिया है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट फॉर एनिमल्स। और उसने क्या किया है, नेचुरल हैबिटेट तो बर्बाद किया ही है, और जो माइग्रेशन का टाइम होता है या रूट होता है एनिमल्स का, वो भी उसको भी हार्म पहुंचाया है। मैनी फॉरेस्टर्स एंड environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection, जो कि गांव के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन जो है उन्हीं की एक्टिविटीज़ के कारण है। जो गांव में लोग रहते हैं, अपने गाय भैंस वगैरह, कैटल्स वगैरह को चराने के लिए जो फॉरेस्ट में ले जाते हैं, या वो फ्यूल वुड कलेक्शन करते हैं क्योंकि वो लोग गैस की जगह चूल्हे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In fact, the fact remains that a substantial part of fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees. और इसका जो मतलब मेन जो ये फॉडर देते हैं या ये फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ट्री की ब्रांचेस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि इकोसिस्टम जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी ये स्टोर हाउस होता है बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स और रिसोर्सेज का। दैट मीट द डिमांड्स ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल एंड अर्बन इकोनॉमी। These protected areas thus mean different things to different people and therein lies a fertile ground for conflicts. अब पढ़ेंगे हम आगे का न्यू टॉपिक, दैट इज़ द हिमालयन यू इन ट्रबल। अब हिमालयन यू की बात करते हैं जो कि वापस खतरे के कगार पर है।
It is a medical plant found in the various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. A chemical compound called Taxol is extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree. देखिए इसमें एक टेक्सॉल नाम का कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो कि इस ट्री के bark, needles, twigs और रूट से लिया जाता है, जो कि मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. It has been successfully used to treat some cancers. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. और इसकी जो ड्रग बनती है वो एंटी कैंसर ड्रग है और पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ये जो है बहुत ज़्यादा बिकती है. तो अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हिमालयन ईव जो है वो खतरे की कगार पे आ पहुंचा है. द स्पीशीज इज अंडर द ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. In the last 1 decade, thousands of yew trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. अब जो है बहुत मतलब बहुत ही तादाद में इसके जो पेड़ हैं वो अब सूखते चले जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ में. कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी. अब हम कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है डिक्लाइन होने की उसके कारण क्या क्या हैं. द वर्ड बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन दिस मॉड्यूल वी शैल लर्न द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब हम पढ़ेंगे कि क्यों फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन हो रही है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब फॉरेस्ट का जो कटान हो रहा है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट हो रहे हैं, ये एक तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज करता है वहाँ के नेचुरल हैबिटेट के लिए. तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है. सेकेंड रीज़न है हंटिंग. बहुत सारे जंगलों में हंटिंग. पहले के जो राजा महाराजा थे वो शौक के लिए शिकार करते थे, लेकिन आज जो है इंसान जो है वो इसके लिए अपने शौक के साथ साथ इनकी तस्करी करता है. जो ये एनिमल के स्किन वगैरह हो गई या इनके टीथ वगैरह हो गए, इनकी स्मगलिंग करता है, जिसकी वजह से ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो जो एनिमल स्पीशीज़ है उनको भी खतरा है. पोचिंग हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज द इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. मतलब पोचिंग का मतलब भी एक तरीके से वही होता है जो मैंने बोला ना, स्मगलिंग करते हैं. एनिमल स्किन हो गया, टीथ हो गया, उनके नेल्स वगैरह हो गए, तो पोचिंग उसी को कहा जाता है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर. अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितना पोल्यूशन जो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ की वजह से कॉज होता है. अब शहरों में तो ये क्रिएट नहीं किए जाते क्योंकि ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, तो ये दूर जंगलों के पास इनका कंस्ट्रक्शन होता है, फैक्ट्रीज़ का और इंडस्ट्रीज़ का, और जो उसमें से हार्मफुल केमिकल निकलते हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद करते हैं. पॉइजनस गैसेस रिवील होती हैं जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट डिक्लाइन होने की कगार पे है, और रही सही कसर फॉरेस्ट फायर पूरी कर देती है. तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी अब ख़त्म होने की कगार पर है, या मतलब ख़त्म हो रही है. ये उसके कारण हैं. Whenever violent winds blow, branches of tree brush against each other due to the friction produced, the trees catch fire and finally it leads to the forest fire. इन्होंने रीज़न बताया फॉरेस्ट फायर कैसे होती है. कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी में ये तो हमने पढ़ा ही, साथ में इसका इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, जैसे अनइक्वल एक्सेस, इनएडिक्वेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. इसके अलावा ये तो नेचुरल चीज़ें हैं जो हार्म हो रही हैं, उसके अलावा अनइक्वल एक्सेस, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. इनएडिकेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज का ठीक तरीके से कंजप्शन नहीं हो पा रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एनवायरनमेंट को सेव करने की है वो काम नहीं कर रही है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है. ओवर पॉपुलेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है और इन चीज़ों का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होता जा रहा है. An average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. इन्होंने कंट्रीज़ के लोगों को कंपेयर करके बताया है. The former shares minimum responsibilities for environmental well-being than an average Somalian. उन्होंने सोमालियन कंट्री और अमेरिकन उसमें बताया था, तो 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज सोमालियन यूज़ करते हैं. तो वो जो
टाइम्स कम वाले हैं, यानी अमेरिकन्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडिया सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ दे कंज्यूम द पुअरेस्ट 25%. इन्होंने एक कंपैरिजन बताया है रिचेस्ट और पुअर पीपल में जो कंजप्शन होता है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. और जो ये बायोलॉजिकल इश्यूज हैं यही अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किससे कल्चरल डाइवर्सिटी से सीधे ताल्लुकात रखते हैं. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मोर इन नंबर. मतलब जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ये बहुत धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. सच लॉसेज हैव रिड्यूस फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़. और जो लोग पहले फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे, जो कम्युनिटीज़ पहले फॉरेस्ट पे डिपेंड रहती थी, अब वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है. बिकॉज दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा. लेकिन अब ये सब नहीं रहा. क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड को फुलफिल इक्वली नहीं कर पा रहे हैं. द डिस्ट्रक्शन जो ये था, imperative to adapt the sound forest and wildlife conservation strategies. Within the poor, women are affected more than a man. In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic subsistence need. अब कई इलाकों में वुमेन्स को ही ये सब करना पड़ता है. मतलब जंगलों में जाके लकड़ियाँ काटनी पड़ती है, फ्यूल इकट्ठा करना पड़ता है, फॉडर चारा इकट्ठा करना पड़ता है, पानी वगैरह, ये सब जो सब्सटेंशियल नीड्स हैं ये वुमेन कर रही है. एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, द drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. अब क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्सेज खत्म होती जा रही हैं तो इन वुमेन्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेन. इन्हें लगभग 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है और सामान जुटा के लाना पड़ता है अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में. तब तक के लिए take care, revise your chapter, be prepared for your exams. All the best. Thank you.